आज का करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं सिलेक्शन विचार। बात है तो चलिए सबसे पहले उसी डिजिटल ताले वाले विचार पर वापस लौटते हैं। 20 अप्रैल से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने एक नया सुरक्षित बैंकिंग अभियान शुरू किया है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा था। और इसका जो लक्ष्य है वो बहुत ही एग्रेसिव है, मतलब डिजिटल धोखाधड़ी को सीधे 50% तक कम करना। इसके लिए बैंकों को 24 घंटे काम करने वाला साइबर रिस्पांस सेल बनाना अनिवार्य कर दिया गया है। और ये कदम बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि हर दिन डिजिटल ट्रांजैक्शंस का वॉल्यूम रिकॉर्ड तोड़ रहा है। जहां पैसा तेजी से बहता है वहां सेंधमारी का खतरा भी उतना ही तेज होता है। बिल्कुल, लेकिन इसमें जिस तकनीक का सबसे ज्यादा जिक्र है वो है डायनामिक की और MFA यानी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। हाँ, ये वही जादुई ताले वाली बात है। एग्जैक्टली ये बिल्कुल उसी ताले की तरह है जो अपना आकार बदल लेता है। मुझे ये तो समझ आ रहा है कि हर लेनदेन पर एक नया इंक्रिप्शन कोड जनरेट होता है, लेकिन अगर हम एक हैकर के नजरिए से देखें तो ये काम कैसे करता है? देखिए, इसे एक हैकिंग टाइमलाइन से समझते हैं। आमतौर पर हैकर करता क्या है, जब कोई व्यक्ति अपना पासवर्ड या पिन डालता है तो वो बीच में ही उसे चुरा लेता है। बिल्कुल, वो उस जानकारी को नेटवर्क के बीच रास्ते में ही चुरा लेता है। पुरानी व्यवस्था में क्या होता था कि वो उस पासवर्ड का इस्तेमाल करके कभी भी आपके खाते में घुस सकता था, लेकिन ये जो डायनामिक की तकनीक है ये उस पूरे खेल को ही खत्म कर देती है। मतलब अगर हैकर ने वो कोड चुरा भी लिया तो भी उसके किसी काम का नहीं है। एकदम सही, क्योंकि वो कोड सिर्फ उस एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन और उसी कुछ सेकंड के लिए ही वैलिड था। जैसे ही वो लेनदेन पूरा हुआ वो कोड नष्ट हो जाता है। अरे वाह! हाँ, और जब तक हैकर उस कोड को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तब तक सिस्टम एक नया बिल्कुल अलग इंक्रिप्शन कोड बना चुका होगा। मतलब हैकर के हाथ में जो चाबी लगी वो महज 1 सेकंड बाद कचरा बन चुकी होती है। ये तो एक बहुत ही शानदार डिफेंस सिस्टम है और मुझे लगता है कि सुरक्षा के साथ साथ सहूलियत पर भी काफी काम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है। जैसे आरबीआई ने हाल ही में प्रवाह नाम का एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, PRAVAH। ये पूरी तरह से पेपरलेस बैंकिंग लाइसेंस के लिए है। मतलब सिस्टम को अभेद्य भी बनाया जा रहा है और साथ ही वो जो नौकरशाही के कागजी झंझट होते हैं, रेड टेप जिसे कहते हैं, हाँ, उससे भी मुक्त किया जा रहा है। और यही संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। सुरक्षा का मतलब ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि काम करने की स्पीड ही धीमी हो जाए। सही बात है। और अगर स्पीड की बात करें तो हमारे इकोनॉमी को जिस तरह एक डिजिटल शील्ड की जरूरत है उसी तरह हमारी सीमाओं और हमारे आसमान को भी एक अभेद्य शील्ड चाहिए। बिल्कुल चाहिए। और यहाँ तो मतलब स्पीड के सारे रिकॉर्ड ही टूट रहे हैं। 20 अप्रैल को हमारे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने प्रोजेक्ट अस्त्र 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। अस्त्र 2 कोई नॉर्मल मिसाइल नहीं है। मैं कहूंगी कि ये रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ी छलांग है, क्योंकि इसकी जो पूरी तकनीक है वो 100% स्वदेशी है। हाँ, और इसके जो आंकड़े सामने आए ना वो सच में हैरान करने वाले हैं। इसे हमारे स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस से लॉन्च किया गया था। ये एक हवा से हवा यानी एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 160 किलोमीटर है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है इसकी स्पीड 4 मैक, मतलब ध्वनि की गति से 4 गुना तेज। बाप रे! देखिए, 4 मैक की स्पीड का मतलब समझना बहुत जरूरी है। जब कोई मिसाइल आवाज की स्पीड से 4 गुना तेजी से दुश्मन की तरफ बढ़ती है ना, तो दुश्मन के रडार को उसे डिटेक्ट करने और उसके पायलट को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल, रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिलता। ये फिजिकली लगभग असंभव हो जाता है कि कोई भी विमान इतनी तेज गति से आ रही चीज से बच सके। लेकिन मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगी इसमें। गति से भी ज्यादा खतरनाक है इसकी BVR तकनीक। BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज। हाँ, बियॉन्ड विजुअल रेंज। ये एक ऐसा शब्द है जो हम अक्सर डिफेंस आर्टिकल्स में पढ़ते हैं, लेकिन इसका जमीनी मतलब क्या है? मतलब क्या इसका ये मतलब है कि पायलट आंख बंद करके फायर कर सकता है? हाँ, आंख बंद करके नहीं, बल्कि आंख की पहुंच से बहुत दूर से। अच्छा। हाँ, देखिए, पहले के जो हवाई युद्ध होते थे वो हॉलीवुड फिल्मों के डॉग फाइट की तरह होते थे, जहां दोनों पायलट आसमान में एक दूसरे के विमान को अपनी आंखों से देख सकते थे, पीछा करते थे और फिर निशाना लगाते थे।
टॉप गन स्टाइल। एग्जैक्टली, टॉप गन स्टाइल। लेकिन BVR तकनीक पूरी तरह से खेल बदल देती है। इसका मतलब है कि हमारा तेजस विमान अपने रडार की मदद से 160 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के विमान को तब लॉक और नष्ट कर सकता है जब वो दुश्मन हमारे पायलट की आंखों की पहुंच से बहुत बहुत दूर हो। मतलब दुश्मन को पता चलने से पहले ही खेल खत्म। बिल्कुल, बिना पास गए पूरी तरह से एक सेफ डिस्टेंस से हम युद्ध को कंट्रोल कर सकते हैं। ये तकनीक वाकई हैरत अंगेज है। लेकिन यार, यहाँ मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आ रहा है। बताइए। जब हम इतनी हाईटेक मिसाइलें बना रहे हैं, प्रवाह जैसे विशाल डिजिटल सर्वर चला रहे हैं, तो इन सबको चलाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा यानी एनर्जी की आवश्यकता होती है। बहुत ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है। और ये ऊर्जा कोयले जैसे पारंपरिक स्रोतों से लगातार नहीं आ सकती, क्योंकि मतलब हमें कार्बन उत्सर्जन भी तो रोकना है ना। एकदम सही पॉइंट उठाया आपने। तो यहीं पर मुझे एक डेटा पर थोड़ी शंका हो रही है। शांति एक्ट 2025 के तहत एक टारगेट रखा गया है कि 2047 तक जब देश अपनी आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी का उत्पादन होगा। सच कहूं तो हमारी अभी की कैपेसिटी सिर्फ 8.8 गीगावाट है। तो 8.8 से सीधा 100 गीगावाट तक पहुंचना ये लगभग 11 गुना की छलांग है। मतलब क्या ये वास्तव में पॉसिबल है? देखिए, क्योंकि जमीन अधिग्रहण का मुद्दा है, सेफ्टी को लेकर अक्सर विरोध होता है और इस तकनीक की जटिलता भी है, तो क्या ये सिर्फ कागजों पर बना एक सपना नहीं लगता? आपकी शंका बहुत जायज है। 11 गुना की वृद्धि कोई छोटी बात नहीं है और इसमें चुनौतियां तो बेशुमार है। लेकिन अगर हम 20 अप्रैल की ही एक और बड़ी घटना को देखें तो ये लक्ष्य जमीन पर उतरता हुआ दिखता है। अच्छा, 20 अप्रैल को क्या हुआ? इसी दिन तमिलनाडु के कुडनकुलम परमाणु संयंत्र में यूनिट 3 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण संपन्न हुआ है। ये भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है और मैं आपको बता दूं, इसकी सिर्फ ये एक यूनिट अकेले 1000 मेगावाट यानी 1 गीगावाट की क्षमता रखती है। ओह, तो अगर ऐसी कई यूनिट्स एक साथ पैरेलल में बन रही हों तो मतलब ये लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। बिल्कुल। लेकिन जो लोग साइंस की बारीकियों से दूर हैं उनके लिए थोड़ा समझाएं, ये 1000 मेगावाट की विशाल ऊर्जा एक छोटे से परमाणु से पैदा कैसे होती है? ये काम कैसे करता है? बहुत ही सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो ये पूरी प्रोसेस नाभिकीय विखंडन या न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पर काम करती है। न्यूक्लियर फिशन? हाँ। इसमें होता क्या है कि यूरेनियम 235 के एक भारी परमाणु पर न्यूट्रॉन की बौछार की जाती है, जिससे वो परमाणु 2 हिस्सों में टूट जाता है और इस टूटने की प्रक्रिया में अकल्पनीय मात्रा में गर्मी यानी हीट पैदा होती है। अच्छा, और फिर उस गर्मी का इस्तेमाल पानी को उबालने के लिए किया जाता है? एग्जैक्टली। उस प्रचंड गर्मी से पानी भाप में बदलता है और वो हाई प्रेशर वाली भाप विशाल टर्बाइनों को घुमाती है, जिससे आखिरकार बिजली बनती है। समझ गया। कुडनकुलम में ये जो काम हो रहा है ये रूस की तकनीकी मदद से हो रहा है और सबसे अहम बात यह है कि इस पूरी प्रोसेस में कोयले की तरह कोई धुआं या कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकलता। तो इसीलिए नेट जीरो उत्सर्जन के टारगेट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी इतनी जरूरी है ना? बिल्कुल। और हाँ, इस क्षेत्र में एक बहुत ही इंस्पायरिंग बदलाव भी देखने को मिला है। NPCIL की पहली महिला चीफ सुपरिंटेंडेंट RM नचमाई अब इस दिशा में नेतृत्व कर रही हैं। अरे वाह, ये तो बहुत ही पॉजिटिव तस्वीर है। ऊर्जा पैदा हो रही है, कार्बन भी नहीं निकल रहा है और महिला नेतृत्व भी सामने आ रहा है। लेकिन पर्यावरण का मतलब सिर्फ साफ हवा तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। ऊर्जा उत्पादन और इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो सबसे बड़ा दुष्प्रभाव है वो हमारे पानी पर पड़ता है। सही कहा आपने। जल संकट आज की तारीख में कार्बन एमिशन से भी बड़ी चुनौती बन चुका है। हम बहुत तेजी से अपने ग्राउंड वाटर को, अपने भूजल को खाली कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भी एक बहुत ही अनोखा और मतलब उम्मीद जगाने वाला समाधान सामने आया। अच्छा, वो क्या है? अहमदाबाद का कांकड़िया रेलवे डिपो देश का पहला वाटर न्यूट्रल रेलवे डिपो बन गया है। वाटर न्यूट्रल? हाँ। अब यहाँ न्यूट्रल का मतलब ये है कि ये डिपो अपने भारी भरकम काम में, जैसे कि हर दिन दर्जनों ट्रेनों को धोना पड़ता है, उसमें जितना भी पानी इस्तेमाल करता है उसे बाहर बहने नहीं देता। मतलब पानी वेस्ट नहीं होता? बिल्कुल नहीं। उस पूरे पानी को एक एडवांस्ड फिल्टर प्रोसेस के जरिए साफ करके वापस उसी काम में लगा देता है। अरे वाह, इसे तो हम जीरो लिक्विड डिस्चार्ज या शून्य बर्बादी कह सकते हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो क्या इम्पैक्ट है इसका? सिर्फ इस एक डिपो में हर दिन लगभग 16 लाख लीटर पानी की बचत हो रही है। 1,60,000 लीटर। सोचिए, अगर देश के हर कारखाने में ये सिस्टम लग जाए तो कितनी बड़ी बात होगी।
बिल्कुल, और इसी दिशा में दिल्ली का IGI एयरपोर्ट भी एक बेहतरीन उदाहरण है। वो पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट है। वाटर पॉजिटिव मतलब वे जितना पानी इस्तेमाल करते हैं उससे कहीं ज्यादा पानी वो प्राकृतिक रूप से सहेज कर जमीन के अंदर वापस भेज रहे हैं। ये बहुत शानदार है। पानी को जमीन के अंदर वापस भेजने की ये जो प्रोसेस है ना, ये शहरों से ज्यादा हमारे गांवों के लिए जरूरी है। एकदम सही बात। और यही हमें बिहार की अमृत सरोवर योजना की तरफ ले जाता है। 20 अप्रैल को एक नई रैंकिंग आई है। मैंने देखा था वो डेटा। इसके अनुसार तालाबों और सरोवरों के निर्माण में उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है और बिहार ने भी बहुत तेजी से काम करते हुए दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। बिहार में 5,984 सरोवरों का निर्माण या जीर्णोद्धार हुआ है। जिंदा कर देता है और इसका सबसे बड़ा असर ग्राउंड वाटर लेवल पर पड़ता है। हाँ, और इस पूरी प्रोसेस को समझना भी बहुत दिलचस्प है। इसे हम फिजिक्स के कैपिलरी एक्शन के जरिए बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। कैपिलरी एक्शन? हाँ, एक बहुत ही आम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी मेज पर थोड़ा सा पानी गिर गया है। अब अगर हम उस पर एक सूखा तौलिया या कोई स्पंज रख दें तो क्या होता है? पानी तौलिए में सोख लिया जाता है। एग्जैक्टली। गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी तो पानी को नीचे की तरफ खींच रही है, लेकिन पानी उस तौलिए के रेशों में ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। एकदम सटीक उदाहरण दिया आपने। यही कैपिलरी एक्शन है, किसी लिक्विड का किसी संकरी जगह में ग्रेविटी के विपरीत बहना। और जब हम ये हजारों सरोवर बनाते हैं ना, तो जमीन की जो मिट्टी है और उसकी जो परतें हैं वो उसी स्पंज या तौलिए के तरह काम करती हैं। बरसात का पानी जब इन तालाबों में जमा होता है तो वो सिर्फ भाप बनकर वाष्पीकरण से नहीं उड़ता, बल्कि वो मिट्टी के कैपिलरी एक्शन और धीरे धीरे रिसाव के जरिए जमीन के अंदर बहुत गहराई तक पहुंच जाता है। और यही प्रोसेस हमारे सूखते हुए कुओं और हैंडपंपों को फिर से जिंदा कर देती है। ये कोई मॉडर्न इंजीनियरिंग नहीं है, ये प्रकृति की अपनी इंजीनियरिंग है, जिसे हम शायद सदियों से भूल गए थे और अब वापस अपना रहे हैं। सही कहा। और अपनी जड़ों की तरफ ये वापसी सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं है। हम प्राकृतिक संतुलन को खोजने के लिए हर दिशा में जा रहे हैं। जैसे 20 अप्रैल को ही DRDO का एक विशेष ओशनोग्राफी रिसर्च शिप जिसका नाम INS सागर ध्वनि है, ओमान की खाड़ी के लिए रवाना हुआ। हाँ, ये सागर मैत्री 4 मिशन का हिस्सा है। बिल्कुल। और इस मिशन का जो उद्देश्य है वो बहुत ब्रॉड है। ये केवल समुद्र की मैपिंग करने नहीं गया है, बल्कि कूटनीतिक और साइंटिफिक सहयोग का एक बहुत बड़ा कदम है। इसके काम करने का तरीका मुझे बहुत दिलचस्प लगा। ये पोत ध्वनि की यानी अकूस्टिक्स और समुद्री डेटा की स्टडी करेगा। इसके लिए ये सोनार तरंगों का उपयोग करता है। अब देखिए, साइंस का एक बहुत ही मजेदार सिद्धांत यहाँ लागू होता है। हम अक्सर सोचते हैं कि गहरे समुद्र में देखने के लिए बहुत पावरफुल लाइट की जरूरत होगी। हाँ, लोगों को लगता है कि बड़ी-बड़ी हैलोजन लाइट्स लगा देंगे। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है। एकदम नहीं, क्योंकि पानी के अंदर प्रकाश बहुत जल्दी स्कैटर हो जाता है, बिखर जाता है। आप कितनी भी तेज लेजर लाइट मार लें, वो कुछ 100 मीटर से आगे तो जाएगी ही नहीं। लेकिन आवाज के साथ ऐसा नहीं है। हमारी फिजिक्स बताती है कि लो फ्रीक्वेंसी यानी कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगें पानी के अंदर अपनी एनर्जी खोए बिना हजारों किलोमीटर का सफर तय कर सकती हैं। क्या बात है। और INS सागर ध्वनि इन्हीं लो फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स का इस्तेमाल करके समुद्र की गहराइयों का पूरा नक्शा तैयार कर सकता है। और अगर रणनीतिक नजरिए से देखें तो ये सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इस पहल का हिस्सा है। भारत इस डेटा और तकनीक को ओमान जैसे अपने मित्र देशों के साथ साझा कर रहा है, जिससे पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा और स्टेबिलिटी सुनिश्चित की जा सके। तो देखिए, एक तरफ हम लो फ्रीक्वेंसी साउंड से भविष्य के कूटनीतिक रास्ते तलाश रहे हैं और दूसरी तरफ हम अपनी सभ्यता के सबसे पुराने कम्युनिकेशन के तरीकों को भी सहेज रहे हैं। आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं? अगर हम समंदर की गहराइयों से निकलकर लद्दाख के ऊंचे पहाड़ों की तरफ देखें तो लेह में सिंधु और जांस्कर नदियों के तट पर भारत के पहले पेट्रोग्लिफ्स यानी शिलाचित्र पार्क की नींव रखी गई है। अरे हाँ, पेट्रोग्लिफ्स मतलब वो प्राचीन चित्र जिन्हें चट्टानों को खुरचकर या उकेर कर बनाया जाता था। 18 अप्रैल को जो विश्व धरोहर दिवस था, वर्ल्ड हेरिटेज डे, उसी मौके पर इस पार्क की शुरुआत की गई थी। बिल्कुल, और यहाँ 400 से ज्यादा ऐसे चित्र मौजूद हैं जो शायद हजारों साल पुराने हैं। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ ना तो मुझे अजीब सा पैराडॉक्स, एक विरोधाभास लगता है। कैसा विरोधाभास? मतलब हम एक ऐसे युग में बैठे हैं जहां हम बस एक कमांड देकर AI से कोई भी तस्वीर बना सकते हैं, और उसी वक्त हम पहाड़ों पर उन चित्रों को सहेजने के लिए पार्क बना रहे हैं
जिन इंसान ने कभी पत्थर से पत्थर टकराकर बनाया था। मैं कहूंगी कि ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि एक बहुत ही मैच्योर होती सभ्यता की पहचान है। वो कैसे? देखिए, जो समाज अपनी जड़ों से कट जाता है वो तकनीक की इस अंधी दौड़ में कहीं खो जाता है। ये रॉक आर्ट सिर्फ चित्र नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का डेटाबेस है। सही कहा। ये हमें बताते हैं कि उन्होंने उस जमाने में क्लाइमेट चेंज, शिकार और समाज के निर्माण को कैसे हैंडल किया था। बहुत ही गहरी बात कही आपने। और अपनी जड़ों की ओर लौटने की ये जो भावना है, ये हमारे खेतों तक भी पहुंच रही है। वो कैसे? बिहार सरकार ने 20 अप्रैल को जैविक कॉरिडोर यानी ऑर्गेनिक कॉरिडोर के विस्तार के लिए एक विशेष बजट पास किया है। और ये कोई छोटा मोटा इलाका नहीं है, बल्कि गंगा नदी के किनारे बसे 13 जिलों में फैला हुआ है। हाँ, मैंने इस प्रोजेक्ट के बारे में सुना है। और इसका जो मेन मोटिव है वो है खेती को पूरी तरह से केमिकल फर्टिलाइजर्स और कीटनाशकों से आजाद करना। बिल्कुल। और इसके पीछे का जो इकोनॉमिक और इकोलॉजिकल साइंस है वो एकदम क्लियर है। जब हम खेतों में यूरिया या कोई भी केमिकल डालते हैं तो बारिश के साथ वो बहकर सीधा गंगा नदी में जाता है, जिससे नदी का पानी जहरीला हो जाता है। एग्जैक्टली। तो जैविक खेती से सबसे पहले तो हमारी नदी बचती है, लेकिन किसानों के लिए भी इसमें एक बहुत बड़ा फायदा है। वो क्या? सरकार उन्हें जैविक प्रमाणीकरण यानी ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन एकदम मुफ्त दे रही है, जो कि आमतौर पर काफी महंगा होता है। और साथ ही बिहार ऑर्गेनिक्स नाम का एक नया ब्रांड भी बनाया जा रहा है। अरे, इसका तो सीधा असर बाजार पर पड़ेगा। आज आप देखिए, पूरी दुनिया में ऑर्गेनिक खाने की डिमांड सबसे ज्यादा है और लोग इसके लिए डबल कीमत देने को तैयार बैठे हैं। बिल्कुल। तो ये जो बिहार ऑर्गेनिक्स ब्रांड है, ये इन लोकल किसानों को सीधे ग्लोबल बाजार तक पहुंचा देगा। लेकिन देखिए, ये ग्लोबल पहुंच तभी पॉसिबल है ना, जब खेत से फसल को बाजार तक ले जाने का कोई रास्ता हो। अब कोई जैविक टमाटर कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर बारिश के मौसम में वो कीचड़ भरी सड़क के कारण खेत में ही सड़ जाए तो सब मेहनत बेकार है। बिल्कुल। कनेक्टिविटी ही वो पुल है जो गांव के पोटेंशियल को इकोनॉमी में बदलती है। और यहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियादी ढांचे की भूमिका सबसे अहम हो जाती है। सही कहा। इसीलिए पीएम ग्राम सड़क योजना यानी PMGSY के फेज 3 का एक्सटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 दिसंबर 2000 को योजना शुरू हुई थी, जिसका लक्ष्य भारत के हर गांव को 12 मासी पक्की सड़कों से जोड़ना था। और अब इसके फेज 3 का लक्ष्य बढ़ा दिया गया है। हाँ, अब इसे मार्च 2028 तक बढ़ा दिया गया है। और इसके लिए 38,977 करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट रखा गया है। देखिए, एक पक्की सड़क सिर्फ गाड़ियों को गांव में नहीं लाती, वो अपने साथ एम्बुलेंस लाती है, स्कूल बस लाती है और नए बिजनेस के अवसर भी लाती है। ये गांव की पूरी माइक्रो इकोनॉमी को बदल कर रख देती है। एकदम सच कहा। और जहां सड़क पहुंचती है वहां नए विचार और अच्छी एजुकेशन भी पहुंचनी चाहिए। एम्पावरमेंट का एक बहुत ही शानदार उदाहरण 20 अप्रैल को बिहार के गया में देखने को मिला। गया में क्या हुआ? HCL ने वहां अपना नया टेक बी सेंटर खोला है। ये एक स्मार्ट IT और AI ट्रेनिंग हब है। अरे वाह! अमूमन ऐसी एडवांस्ड लैब्स हमें बेंगलोर, पुणे या गुड़गांव जैसे शहरों में ही देखने को मिलती हैं। गया जैसे छोटे शहर में इसका खुलना, इसे मैं डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक कहूंगी, तकनीक का लोकतंत्रीकरण। बिल्कुल। और ये खास तौर पर 12वीं पास छात्रों के लिए है। उन्हें GenAI और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर लाइव ट्रेनिंग दी जाएगी। ये तो बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है। सोचिए, एक ग्रामीण परिवेश का युवा जिसे शायद किसी बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज जाने का मौका ना मिले, वो सीधा क्लाउड और AI की ट्रेनिंग ले रहा है। उसे स्टाइपेंड भी मिल रहा है और सीधा IT सेक्टर में करियर की गारंटी भी। इससे ये पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है कि शायद जो अगला बड़ा AI ब्रेक थ्रू हो वो सिलिकॉन वैली से नहीं, बल्कि बिहार के किसी छोटे से गांव के युवा के दिमाग से निकले। बिल्कुल हो सकता है। जब टैलेंट को सही रिसोर्सेज और सही डायरेक्शन मिलती है ना, तो रिजल्ट्स हमेशा चौंकाने वाले होते हैं। और ये एम्पावरमेंट सिर्फ दिमागी नहीं है, बल्कि शारीरिक और मानसिक दृढ़ता के लेवल पर भी हो रहा है। अगर हम स्पोर्ट्स की दुनिया की तरफ देखें तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2026, जिसका समापन अभी कजाकिस्तान के अस्ताना में हुआ है, उसके नतीजे बहुत ही शानदार रहे हैं। हाँ, मैंने पढ़ा था कि भारत ने कुल 15 पदक जीते हैं। बिल्कुल, जिसमें स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों शामिल हैं। 15 मेडल जीतना इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कुश्ती एक ऐसा खेल है जहां आपकी तकनीक और आपकी ताकत दोनों का एकदम चरम परीक्षण होता है। और सबसे खास बात ये रही कि भारतीय महिला पहलवानों ने इस बार ऐतिहासिक प्रदर्शन किया है। खेल मंत्रालय ने इसके लिए विशेष प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा कर दी है। ये ग्राउंड लेवल पर मिल रही खेल सुविधाओं और समर्थन का ही नतीजा है। एक समय था जब खेल को सिर्फ एक शौक माना जाता था। हाँ,
पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे। होंगे खराब, बिल्कुल। लेकिन अब ये सब बदल रहा है। अब खेल सॉफ्ट पावर और नेशन बिल्डिंग का एक अहम हिस्सा बन चुका है। चाहे वो खेल का मैदान हो, टेक की लैब हो या फिर डिफेंस का फील्ड, हर जगह एक नई तरह की एनर्जी और कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। एकदम सही। तो हमने मिसाइलों की स्पीड से लेकर पानी के ठहराव तक और एंशंट रॉक आर्ट से लेकर जेन एआई तक एक बहुत ही बड़ा कैनवास कवर कर लिया है। काफी कुछ कवर किया हमने। अब हमारे इस डीप डाइव के उस मजेदार हिस्से की बारी है जहां हम अलग-अलग क्षेत्रों के कुछ बेहद दिलचस्प क्विक नॉलेज नगेट्स शेयर करते हैं। रैपिड फायर स्टाइल में। चलिए, मैं तैयार हूं। तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से जुड़ा पहला सवाल, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन की कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं? संयुक्त राष्ट्र में कामकाज के लिए कुल 6 आधिकारिक भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। परफेक्ट। और भाषाओं के इतिहास की बात करें तो 20 अप्रैल का दिन किस विशेष भाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 20 अप्रैल को चीनी भाषा दिवस या चाइनीज लैंग्वेज डे के रूप में मनाया जाता है। और ये शुरू किसने किया था? यूनेस्को ने इसकी शुरुआत की थी। और मैं बता दूं, ये दिन कांगजी नाम के एक पौराणिक व्यक्तित्व की याद में मनाया जाता है, जिन्हें चीनी लिपि का आविष्कारक माना जाता है। बहुत ही रोचक। और अब अंत में बायोलॉजी के खजाने से एक अद्भुत तथ्य, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यानी ग्लैंड कौन सी है? वो है लिवर, जिसे हम हिंदी में यकृत भी कहते हैं। और इसके काम करने का तरीका वाकई चमत्कारिक है ना? बिल्कुल। लिवर की सबसे बड़ी खूबी इसकी रीजनरेशन यानी खुद को दोबारा बनाने की क्षमता है। वो कैसे काम करती है? अगर किसी बीमारी या सर्जरी के कारण लिवर का एक बहुत बड़ा हिस्सा निकाल भी दिया जाए ना, तो भी बचा हुआ हिस्सा कुछ ही हफ्तों में वापस अपने मूल आकार में विकसित हो सकता है। क्या आप बात कर रहे हैं? हाँ, पूरे मानव शरीर में ये क्षमता किसी और अंग के पास नहीं है। प्रकृति का अपना एक अलग ही जादुई ताला है ये तो। एकदम। तो चलिए, आज की इस चर्चा को समेटते हुए